नमस्कार। आज हम थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 10वीं से 17वीं शताब्दी के भारत को देखेंगे, लेकिन हाँ, एक अलग नजरिए से, कुछ बाहरी यात्रियों की आंखों से। हमारे पास ना उनके लिखे कुछ बड़े दिलचस्प दस्तावेजों के अंश हैं। हम आज खासकर 3 लोगों पर ध्यान देंगे। एक तो 11वीं सदी के विद्वान अल बिरूनी, उज़्बेकिस्तान से। हम्म। फिर 14वीं सदी के घुमक्कड़ी कह लीजिए, इब्न बतूता, मोरक्को से। बिल्कुल। और 17वीं सदी में फ्रांस से आए फ्रांसवा बर्नियर। तो कोशिश ये रहेगी समझने की कि भाई इन यात्रियों ने भारत को देखा कैसे, यहाँ का समाज, रीति रिवाज, माहौल, ये सब कैसा लगा उन्हें। और उनके ये विवरण आज भी इतने अहम क्यों हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि अक्सर ये लोग उन चीजों पर अटक जाते थे जो यहाँ वालों के लिए शायद एकदम आम थी। जैसे नारियल या पान देखकर हैरान होना। सही कहा। तो हम देखेंगे कि इन तीनों के इरादे, उनके देखने का ढंग कितना अलग अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं, इन यात्रा वृत्तांतों की परतें खोलते हैं। सबसे पहले अल बिरूनी। 11वीं सदी की बात है ये। जन्म हुआ 973 में ख्वारिज्म में, आज का उज़्बेकिस्तान। उस जमाने में ये ज्ञान का मतलब एक बड़ा सेंटर था। हाँ, काफी मशहूर जगह थी। और कमाल की बात, वो कई भाषाएं जानते थे। सीरियाई, अरबी, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भी। संस्कृत भी, ये बड़ी बात है। और गणितज्ञ भी थे वो। हाँ। फिर सुल्तान महमूद गजनवी का हमला हुआ और उन्हें बंधक बनाकर गजनी ले जाया गया। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे उन्हें वो शहर पसंद आ गया। हाँ, और दरअसल गजनी पहुंचकर ही उनकी भारत में दिलचस्पी जगी। वैसे ये कोई एकदम नई बात नहीं थी। 8वीं सदी से ही संस्कृत के जरूरी ग्रंथ जैसे खगोल पर, गणित पर, चिकित्सा पर अरबी में अनुवाद हो रहे थे। अच्छा। फिर जब पंजाब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया तो यहाँ के लोगों से मिलना जुलना बढ़ा। इसी माहौल में अल बिरूनी में कई साल लगाए, ब्राह्मण पंडितों और विद्वानों के साथ रहे, संस्कृत सीखी और धर्म दर्शन को समझा। हाँ, गहराई से। और ऐसा लगता है कि उन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के कई इलाकों में यात्रा भी की थी। उनकी सबसे मशहूर किताब वो किताबुल हिंद अरबी में है। भाषा तो सरल और साफ है, लेकिन किताब बहुत बड़ी है, जानकारी से भरी हुई। सोचिए 80 अध्याय। 80? बहुत ज्यादा। हाँ, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, रीति रिवाज, समाज, नाप तौल, कानून, शायद ही कुछ छोड़ा हो। और उनका लिखने का एक खास पैटर्न था। हर चैप्टर एक सवाल से शुरू होता है, फिर संस्कृत परंपराओं के हवाले से जवाब देते हैं। अच्छा। और आखिर में अक्सर दूसरी संस्कृतियों से तुलना भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो व्यवस्थित तरीका है ना, ये शायद उनके गणित वाले दिमाग की वजह से था। हो सकता है, बिल्कुल। और उनका मकसद भी काफी साफ था। जैसा कि स्रोत 1 में है, वो उन लोगों की मदद करना चाहते थे जो हिंदुओं से उनके धर्म पर बात करना चाहें, और जो लोग उनके साथ घुलना मिलना चाहते थे उनके लिए जानकारी का एक भरोसेमंद जरिया बनना चाहते थे। पर वो ये भी समझते थे कि भारतीय समाज को समझना आसान नहीं है, कुछ मुश्किलें हैं। हाँ, उन्होंने जिक्र किया है। पहली मुश्किल तो भाषा ही बताई उन्होंने जी। कहा कि संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी अलग है कि विचारों का ठीक ठीक अनुवाद वो मुश्किल है। सही। दूसरी मुश्किल धर्म और रीति रिवाजों का फर्क। और तीसरी जो उन्हें लगी वो थी यहाँ के लोगों का थोड़ा अपने में ही रहना। हाँ, मतलब बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब ना रखना। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये सब जानने के बावजूद भी उन्होंने जानकारी के लिए मेनली ब्राह्मणों के लिखे ग्रंथों पर ही भरोसा किया। वेद, पुराण, गीता, मनुस्मृति, तिनका जिक्र बार बार आता है। हाँ, ये उनका मुख्य आधार थे। और देखिए, जाति व्यवस्था को समझाने के लिए भी इन्होंने जो तरीका अपनाया वो दिलचस्प है। उन्होंने फौरन दूसरे समाजों में ऐसी ही मिलती जुलती व्यवस्था खोजने की कोशिश की। अच्छा। जैसे बताया कि पुराने फारस में भी 4 वर्ग थे, शासक और योद्धा, फिर पुरोहित और वकील, फिर वैज्ञानिक, डॉक्टर वगैरह, और आखिर में किसान और कारीगर। यानी वो कह रहे थे कि भाई समाज का बंटवारा सिर्फ भारत में ही नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही इस्लाम का नजरिया भी रखा कि वहां सब इंसान बराबर है, बस अपनी धर्म परायणता में फर्क हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही गौर करने वाली बात है अल बिरूनी के बारे में कि ब्राह्मणवादी टेक्स्ट पर आधारित होने के बावजूद उन्होंने जाति व्यवस्था से जुड़ी वो अपवित्रता या प्रदूषण वाली सोच को सिरे से नकार दिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका तर्क बड़ा वैज्ञानिक था कि प्रकृति में तो हर चीज जो अपवित्र होती है वो वापस पवित्र होने की कोशिश करती है और हो भी जाती है। जैसे सूरज हवा को साफ करता है या समुद्र का नमक पानी को सड़ने नहीं देता। सही। उनका मानना था कि अगर ऐसा ना होता तो धरती पर जीवन ही खत्म हो जाता।
तो ये सामाजिक प्रदूषण वाली धारणा उन्हें प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ लगी। बिल्कुल, ये उनकी अपनी मौलिक सोच दिखाता है। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर 4 वर्णों का जिक्र तो किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, लेकिन साथ ही ये इशारा भी किया कि असल जिंदगी में शायद चीजें इतनी रिजिड ना हों। जैसे उन्होंने अंत्यज नाम के समूहों का जिक्र किया। हाँ, अंत्यज, जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर माना जाता था, पर वो जरूरी काम करते थे और आर्थिक रूप से समाज का हिस्सा थे, जैसे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम। तो अल बेरूनी की ये गहरी विश्लेषणात्मक सोच थी। अब अगर हम 3 सदी आगे बढ़ें, 14वीं सदी में, तो एक बिल्कुल ही अलग किस्म का यात्री मिलता है हमें। हाँ, इब्न बतूता, मोरक्को से। इनका अंदाज एकदम अलग। ये भी पढ़े लिखे परिवार से थे, जहां इस्लामी कानून शरिया की जानकारी थी, लेकिन इन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा यात्राओं से मिले अनुभव पर भरोसा था। घूमने का शौकीन कह सकते हैं, बल्कि जुनून था। जुनूनी था। 1332-33 में भारत पहुंचने से पहले वो काफी घूम चुके थे। मक्का की तीर्थयात्रा, फिर सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई बंदरगाह सब देखाए थे। बाप रे। मध्य एशिया के रास्ते 1333 में वो सिंध पहुंचे और उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। अच्छा, किस बारे में? कि वो कला और साहित्य के बड़े कद्रदान हैं, उदार संरक्षक हैं। बस इसी खिंचाव में वो मुल्तान और उच्च से होते हुए दिल्ली आ गए और सुल्तान भी उनके विद्वत्ता से काफी प्रभावित हुए। उन्हें दिल्ली का काजी यानी जज बना दिया। काजी बन गए, कमाल है। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। कुछ साल इस पद पर रहे, फिर किसी बात पर सुल्तान नाराज हो गए। हाँ, और जेल में डाल दिए गए। जेल में। बाद में खैर गलतफहमी दूर हुई तो उन्हें न सिर्फ बहाल किया, बल्कि 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान का दूध बनाकर चीन भेज दिया। क्या किस्मत थी। बिल्कुल। और इस नए मिशन पर वो कहाँ नहीं गए। मध्य भारत से मालाबार तट, फिर मालदीव पहुंचे। मालदीव में भी रुके। हाँ, 18 महीने तक काजी रहे वहां। फिर श्रीलंका गए, फिर वापस मालाबार और मालदीव होते हुए बंगाल और असम भी गए। तब जाकर चीन के लिए निकले। बाप रे बाप। सुमात्रा से जहाज पकड़ा, फिर चीनी बंदरगाह जैतून, जो आज का क्वांगजो है, वहां पहुंचे। कहते हैं चीन में बीजिंग तक गए, पर ज्यादा रुके नहीं। 1347 में घर वापसी का फैसला कर लिया। इनकी यात्राओं की तुलना अक्सर मार्को पोलो से होती है। जरा सोचे उस जमाने में सफर कितना मुश्किल और खतरनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा। लिखा है कि मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन लगते थे और सिंध से 50 दिन, और ऊपर से डाकुओं का खतरा अलग। स्रोत 3 में तो जिक्र भी है और शायद चित्र भी। हाँ, लुटेरों का डर हमेशा बना रहता था। और कभी कभी अकेलापन भी बहुत सताता था उन्हें। उन्होंने ट्यूनिस का एक किस्सा लिखा है। जब वो वहां पहुंचे, कोई जान पहचान नहीं, तो अकेलेपन में रो पड़े थे। इंसानी जज्बात तो थे ही, पर हौसला गजब का था और उन्हें नई अनोखी चीजों को जानने में बड़ा मजा आता था। हाँ। उनकी किताब रहला, जो अरबी में है, उसका एक मकसद, जैसा इब्न जुज़ैया ने लिखा, यही था कि पढ़ने वालों का मनोरंजन हो, आंखों और कानों को नई चीजों का पता चले, अजीब बातें, हैरान करने वाले किस्से। और 2 चीजें तो उन्हें बहुत ही अजीब लगीं। हाँ, एक तो नारियल। हाँ, उन्होंने लिखा कि ये पेड़ खजूर जैसा है, पर फल अजीब है, इंसान के सिर जैसा, जिसमें 2 आंख और मुंह जैसी जगह बनी है, अंदर का गूदा दिमाग जैसा और रेशे बालों जैसे। क्या बात है। और ये भी बताया कि इसके रेशों से जहाजों की रस्सियां बनती हैं और कीलों की जगह इनसे जहाजों को सिला भी जाता है। अच्छा। और दूसरी चीज, पान। हाँ, पान। उसे देखकर भी हैरान थे। लिखा कि इसे अंगूर की बेल की तरह उगाते हैं, पर इसके पत्ते खाते हैं। खाने का तरीका भी बताया कि पहले सुपारी के टुकड़े चबाते हैं, फिर पान के पत्ते पर थोड़ा चूना लगाकर उसे भी सुपारी के साथ चबाते हैं। ये सब उनके लिए एकदम नया था। बिल्कुल नया अनुभव था। शहरों के बारे में भी खूब लिखा उन्होंने। दिल्ली का जिक्र है। हाँ, दिल्ली के बारे में कहा कि बहुत बड़ा शहर है, आबादी जबरदस्त, भारत में सबसे बड़ा शहर। शहर की किलेबंदी की बड़ी तारीफ की। दीवारें चौड़ी, जिनमें पहरेदारों के रहने की जगह, अनाज के गोदाम जो सालों खराब न हो। गजब। किले के अंदर सैनिक घोड़े पर या पैदल एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते थे। और 28 दरवाजे थे शहर के। 28 दरवाजे। हाँ, और दौलताबाद महाराष्ट्र में उसको भी दिल्ली के बराबर का बताया। कहा कि आकार में मुकाबला करता था और वहां के बाजारों को सिर्फ खरीदने बेचने की जगह नहीं माना।
तो फिर? बल्कि नाच गाने और सामाजिक मेलजोल का केंद्र बताया। दौलताबाद में तो गायकों और गायिकाओं के लिए एक अलग खूबसूरत बाजार था, ताराबाद नाम था उसका। ताराबाद, वाह। इब्न बतूता ने ये भी समझने की कोशिश की कि भाई भारत इतना समृद्ध क्यों है। उन्होंने नोट किया कि जमीन बहुत उपजाऊ है, किसान साल में 2-2 फसलें उगा लेते थे और पूरा उपमहाद्वीप एशिया के व्यापारिक नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। भारत का सामान, खासकर बढ़िया किस्म के कपड़े, सूती, मलमल, रेशम, जरी वाले कपड़े, सैटिन, इनकी पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में जबरदस्त मांग थी। तो कारीगरों और व्यापारियों को खूब मुनाफा होता होगा। हाँ, भारी मुनाफा होता था। और एक और चीज जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया वो थी यहाँ की डाक व्यवस्था। ओ हाँ, डाक व्यवस्था। 2 तरह की डाक थी, एक उलुक जो शाही घोड़ों से चलती थी और दूसरी दावा जो पैदल हरकारों से। हाँ, हर मील पर 3 चौकियां। 3 चौकियां प्रति मील। हाँ, और ये इतनी तेज थी कि जहां सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते थे, वहीं सुल्तान तक जासूसों की खबरें सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थीं। कमाल है, 5 दिन में। अविश्वसनीय तेजी थी उस जमाने के हिसाब से। और इसी पैदल डाक से खुरासान में ताजे फल भी दिल्ली लाए जाते थे। हाँ, फलों का भी जिक्र है। तो जहां इब्न बतूता हर नई चीज को इतनी हैरानी और कौतूहल से देख रहे थे, वहीं जब हम 17वीं सदी में आते हैं तो एक और यूरोपीय यात्री मिलते हैं, फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर। इनका नजरिया बिल्कुल अलग था। फ्रांस से थे ये, डॉक्टर, राजनीतिक विचारक, इतिहासकार। उस दौर में वैसे कई यूरोपीय भारत आ रहे थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इतालवी। हाँ, अफसरों की तलाश में। बर्नियर भी 1656 से 1668 तक करीब 12 साल भारत में रहे और मुगल दरबार से भी जुड़े। पहले शहजादे दारा शिकोह के डॉक्टर रहे और बाद में दानिशमंद खान, जो एक बड़े अमीर थे, उनके साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक की तरह काम किया। हाँ, लेकिन इनका अंदाज इब्न बतूता से एकदम अलग था, है ना? बिल्कुल अलग। वो भारत में जो भी देखते उसकी तुलना सीधे यूरोप से करते, खासकर फ्रांस से, और अक्सर उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते जो उन्हें यूरोप के मुकाबले मतलब पिछड़ी हुई या खराब लगती थी। अच्छा। ऐसा लगता है कि उनका मकसद यूरोप के शासकों और पढ़े लिखे लोगों को प्रभावित करना था। उन्होंने भारत को यूरोप के एकदम उलट, एक बाइनरी ऑपोजिशन जिसे कहते हैं, मतलब हर चीज को 2 खांचों में बांटकर और अक्सर कमतर दिखाने की कोशिश की। मतलब यूरोप अच्छा, भारत पिछड़ा, इस तरह से। कुछ वैसा ही। उनके लेख यूरोप में बहुत पॉपुलर हुए, कई भाषाओं में छपे और पश्चिमी सोच पर उनका बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी सबसे बड़ी दलील क्या थी जो इतनी प्रभावशाली हुई? वो थी भारत में निजी जमीन की कमी। वो निजी संपत्ति को बहुत जरूरी मानते थे और उनका मानना था कि यहाँ बादशाही सारी जमीन का मालिक है, जिसे वो अपने अमीरों में बांट देता है। और इसका नतीजा बर्नियर के हिसाब से बहुत बुरा था, क्योंकि अमीर अपनी जमीन अपने बच्चों को विरासत में नहीं दे सकते थे, इसलिए वो जमीन को बेहतर बनाने या पैदावार बढ़ाने में कोई लंबा निवेश नहीं करते थे। इससे खेती बर्बाद हो रही थी, किसानों पर जुल्म हो रहा था और सिर्फ ऊंचे तबके को छोड़कर बाकी सबका जीवन स्तर गिर रहा था। स्रोत 11 में उन्होंने गरीब किसानों का बड़ा दर्दनाक जिक्र किया है। हाँ, और यहाँ तक कहा कि भारत में कोई मध्यम वर्ग है ही नहीं। लेकिन क्या ये बात सही थी? मतलब मुगल दस्तावेज क्या कहते हैं? नहीं, मुगल दस्तावेज जैसे अबुल फजल की आईने अकबरी ये नहीं कहते कि बादशाही जमीन का मालिक था। वो जो टैक्स लेते थे, भू राजस्व, उसे एक तरह से संप्रभुता का मेहनताना मानते थे। अच्छा, मतलब राजा सुरक्षा देता है, उसके बदले शुल्क, किराया नहीं। हाँ, किराया नहीं। हो सकता है यूरोपीय यात्रियों ने इसे किराया समझ लिया हो, क्योंकि टैक्स की दरें अक्सर काफी ऊंची होती थीं। लेकिन बर्नियर के इस विचार का असर बहुत गहरा हुआ। कैसे? बाद के विचारक जैसे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने इसी आधार पर प्राच्य निरंकुशता या ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का सिद्धांत बना दिया। मतलब ये सोच कि पूरब के शासक मनमाने और अत्याचारी होते हैं। और कार्ल मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति की बात की। ओहो, तो ये विचार यूरोप में काफी फैल गए, भले ही जमीनी हकीकत शायद ज्यादा जटिल रही हो। बिल्कुल। असलियत में तो गांव के समाज में काफी फर्क था। बड़े जमींदार भी थे, पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी, और बिल्कुल भूमिहीन मजदूर भी थे।
और ये मध्यम वर्ग न होने वाली बात भी पूरी तरह सही नहीं लगती। बर्नियर की बातों में कभी-कभी थोड़ा विरोधाभास भी लगता है। हाँ, दिखता है। एक तरफ वो कहते हैं कि कारीगरों में कोई हौसला नहीं था क्योंकि सारा मुनाफा राज्य या अमीर ले लेते थे, जिससे चीजों की क्वालिटी गिर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद मानते हैं कि दुनिया भर से सोना चांदी खिंचकर भारत आ रहा था, क्योंकि यहाँ से बनी चीजें बाहर बहुत बिकती थी। सही कहा। और उन्होंने माना कि यहाँ बड़े व्यापारी समुदाय मौजूद थे। उन्होंने शाही कारखानों यानी वर्कशॉप का भी जिक्र किया, जहाँ बेहतरीन कारीगर काम करते थे, कशीदा करने वाले, सुनार, पेंटर वगैरह। लेकिन उसे भी उन्होंने एक ठहरी हुई व्यवस्था की तरह देखा कि कोई अपनी हालत सुधारने की सोचता ही नहीं था। हाँ, और उन्होंने मुगल शहरों को कैंप टाउन या शिविल नगर कहा कि वो बस बादशाह के लाव लश्कर के साथ चलते फिरते थे। जबकि ऐसा नहीं था। नहीं, हकीकत में उस वक्त कई तरह के शहर थे। चीजें बनाने वाले औद्योगिक केंद्र थे, व्यापार के बड़े अड्डे थे, बंदरगाह शहर, धार्मिक स्थल, तीर्थनगर, बहुत कुछ था। और इन शहरों में व्यापारी समुदाय जैसे महाजन, सेठ, नगर सेठ और पढ़े लिखे पेशेवर लोग, हकीम, पंडित, वकील, ये सब काफी समृद्ध थे। बिल्कुल, जो बर्नियर के शिविर नगर वाले विचार से मेल नहीं खाता। इब्ने यात्रियों ने सामाजिक रीति रिवाजों पर भी ध्यान दिया, खासकर उन चीजों पर जो उनके लिए नई थी, जैसे महिलाओं की स्थिति या दास प्रथा। हाँ, इब्ने बतूता ने बताया कि बाजारों में दास खुलेआम खरीदे बेचे जाते थे, जैसे कोई और सामान। और तोहफे में भी दिए जाते थे। उन्होंने खुद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को तोहफा देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। मुल्तान पहुंचने पर गवर्नर को भी एक दास और घोड़ा भेंट किया था। हाँ, और इब्ने बतूता ये भी बताते हैं कि दासों में भी फर्क था। सुल्तान की सेवा में कुछ दासियां गाने नाचने में माहिर थीं। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को तैनात करता था। अच्छा? घरेलू कामकाज के लिए दास रखना तो बहुत आम था। इब्ने बतूता लिखते हैं कि पालकी या डोली उठाने के लिए दास जरूरी थे, और घरेलू काम करने वाली दासियों की कीमत बहुत कम थी। जो परिवार थोड़ा भी खर्च उठा सकते थे, वो कम से कम 1-2 दासियां जरूर रखते थे। वहीं बर्नियर जैसे यूरोपीय यात्री अक्सर पश्चिम और पूरब के फर्क को दिखाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले बर्ताव का जिक्र करते थे। हाँ, खासकर सती प्रथा का। बर्नियर ने सती प्रथा का बहुत विस्तार से और अक्सर बहुत दर्दनाक तरीके से वर्णन किया है। उन्होंने देखा कि कुछ औरतें तो अपनी मर्जी से जान देती थीं, पर कईयों को मजबूर भी किया जाता था। हाँ, उन्होंने लाहौर का एक किस्सा लिखा है, एक जवान विधवा का जिसे जबरन जलाया जा रहा था। उसे देखकर बर्नियर बहुत दुखी हुए थे। हाँ, सती का वर्णन उन्होंने काफी भावनात्मक रूप से किया है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि महिलाओं का जीवन सिर्फ सती प्रथा तक ही सीमित नहीं था। खेती बाड़ी से लेकर हाथ के काम तक हर जगह उनका श्रम बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा। और व्यापारी परिवारों की औरतें तो व्यापार के कामों में भी हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी-कभी व्यापार से जुड़े झगड़े लेकर अदालत भी पहुंच जाती थीं। अरे वाह। हाँ, तो इससे अंदाजा लगता है कि औरतें हमेशा सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही बंद नहीं थी, जैसा कि अक्सर सोच लिया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे ये 3 यात्री, अल-बिरूनी, एक विश्लेषक विद्वान, इब्न बतूता, एक जिज्ञासु खोजी, और बर्नियर, एक तुलनात्मक विचारक, इन्होंने अपने अपने ढंग से भारत को देखा और समझा। हाँ, उनकी पृष्ठभूमि, उनके आने का मकसद, इन सब ने उनके नजरिए को, उनके लेखन को आकार दिया। और ये वृतांत कीमती तो हैं। बहुत कीमती हैं। ये उन छोटी छोटी बातों को, रोजमर्रा की चीजों को दर्ज करते हैं, जिन्हें शायद यहाँ के लेखक जरूरी ना समझते हों, नजरअंदाज कर देते हों। लेकिन इनकी सीमाएं भी हैं। बिल्कुल, ये पुरुषों के लिखे वृत्तांत हैं। अक्सर दरबार, धर्म या अजीब लगने वाले रीति रिवाजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आम लोगों की जिंदगी, खासकर मेहनत करने वाली औरतों या गांव के जीवन के बारे में इनसे ज्यादा पता नहीं चलता। सही। और ये भी याद रखना चाहिए कि इनके अलावा भी यात्री थे, फारस से आने वाले थे, या वो भारतीय भी थे जो मध्य एशिया, ईरान या ऑटोमन साम्राज्य गए। हो सकता है भविष्य में हमें और भी वृत्तांत मिले, शायद महिला यात्रियों के या बाहर गए भारतीयों के, कौन जाने। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये यात्री जब भारत आए तो लगातार अपने देशों से यहाँ की तुलना करते रहे। अगर इसी दौर में भारतीय यात्री उनके समाजों में गए होते तो वो क्या लिखते? वो किन चीजों को अनोखा पाते, किन बातों पर हैरान होते और किन पूर्वाग्रहों या आकर्षणों को दर्ज करते? ये सोचना भी दिलचस्प है ना? हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है ये सोचने के लिए।